हेलो लर्नर, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। आज की क्लास में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, एक समाप्त होने वाले और एक कभी समाप्त नहीं होने वाले, दो प्रकार के। उसके अंदर हमने पढ़ा था, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के अंदर हमने पढ़ा था कि कोयला और पेट्रोलियम। कोयले के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। आप पिछली क्लास को जाके देखिएगा जिसने नहीं देखा है। अभी हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। तो पेट्रोलियम नाम आप सभी ने सुना होगा, इसके उपयोग से भी परिचित होंगे। इसको एक बार देखते हैं कि क्या है। तो ये जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल और डीजल आप लोगों ने सुना होगा। पेट्रोल, डीजल तो ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। किसमें? मोटरसाइकिल्स को चलाने में, स्कूटर्स, गाड़ियाँ, कार, ये सब चलाने में पेट्रोल का यूज होता है ईंधन के रूप में। और कुछ भारी वाहन जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, इन सब को चलाने के लिए डीजल का यूज होता है। और ये भी क्या होता है, डीजल भी एक ईंधन है। तो डीजल और पेट्रोल ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। डीजल, पेट्रोल, ये सारे पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। मतलब ये ईंधन के प्राकृतिक स्रोत हैं। ये क्या होते हैं? हमें प्रकृति से मिलते हैं। अब देखते हैं कि पेट्रोलियम किसे कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति जो है वो दो शब्दों से हुई है। पहला है पेट्रा, जिसका मतलब होता है चट्टान, और दूसरा है ओलियम, जिसका मतलब होता है तेल। यानी कि क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकलता है, इसीलिए इसको कहते हैं पेट्रोलियम। तो दो शब्दों से उत्पत्ति हुई है, पहला पेट्रा और दूसरा ओलियम। पेट्रा का मतलब है चट्टान और ओलियम का मतलब है तेल। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अभी देखते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, मतलब कैसे हमें प्राप्त होता है। हमें कैसे प्राप्त होता है नहीं, जैसे प्रकृति में ये कैसे बना होगा। पहले अगर पेट्रोलियम बना है तो कैसे, जैसे हम लोगों ने देखा था कि कोयला कैसे बनता है, वैसे अभी हम देखेंगे कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो देखते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण जो होता है वो समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो मर के क्या होते हैं, पेंदी में समुद्र के नीचे सतह पे चले जाते हैं, निचली सतह पे चले जाते हैं और वहाँ जाके धंस जाते हैं। और फिर उनके ऊपर रेत की परतें 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 एक पे एक करके चढ़ती जाती हैं। फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब उच्च ताप और ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे। तो ये क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। और ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ये मृत जीव जो होते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ एक डायग्राम है जिसमें आपको जहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के स्रोत हैं वहाँ पे वो कैसे अरेंज होते हैं ये दिखाया गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको नीचे वाली, अगर आप ऊपर से आएंगे तो आप वहाँ चट्टान होगी जो बी वाटर ऐसा कुछ होगा। तो अप्रवेशित चट्टान होगी जिसमें ड्रिल करके कुएँ, आपको पता है कि पेट्रोलियम के कुएँ खोदे जाते हैं जो मैक्सिमम आप जो मिडिल ईस्ट जो है वहाँ पे आपको जितने भी जैसे अफ़गानिस्तान, सऊदी अरबिया, यहाँ पे क्या है, ये इन सब के बहुत सारे कुएँ की खानें आपको पेट्रोलियम की खानें मिलेंगी। तो पेट्रोलियम के कुएँ खोदे जाते हैं और उनमें क्या की जाती है, गैस पाइप लाइन फिट की जाती है। जैसे ये देखिए, ये दो पाइप है, ठीक है। तो जब पाइप फिट की जाती है तो सबसे पहले अगर लेयर मिलती है तो सबसे ऊपर हमें गैस की लेयर मिल जाती है, उसके नीचे तेल की लेयर मिलती है और सबसे नीचे जल की लेयर मिलती है। आपको पता होगा क्यों होता है ऐसा, क्योंकि तेल जो होता है वो जल से हल्का होता है तो जल पे तैरता है, और गैस उससे भी हल्का होता है तो सबसे ऊपर उसकी लेयर मिलती है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा कि गैस मिल जाएगी, प्राकृतिक गैस, फिर हमें पेट्रोलियम मिल जाएगा और उसके बाद से नीचे जल रहेगा। ठीक है, ऐसे निष्कर्षण इसका होता है। तो ये मिश्र क्यों नहीं होते हैं ये आपको पता है, क्योंकि क्या होता है, हल्की जो आपकी पेट्रोलियम होती है, जो तेल होता है वो पानी से हल्का होता है, इस वजह से उसके ऊपर तैरता है। गैस और हल्का होता है तो वो उसके ऊपर तैरता है, इस वजह से ये मिक्स नहीं होता है। इसकी एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर ऐसे मिलती है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स। विश्व का पहला तेल का कुआँ, मतलब सबसे पहले जो तेल का कुआँ खोदा गया था पूरे विश्व में, वो सबसे पहले अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में खोदा गया था। कब खोदा गया था ये? 1859 में। याद रखिएगा, इसको, इम्पॉर्टेंट है। 1859 में सबसे पहले ड्रिल द्वारा, यानी कि होल करके, ड्रिल करके अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था।
उसके 8 साल बाद असम के माकुम में, हमारे देश में असम के माकुम में 1867 में तेल का कुआं खोदा गया था। तो सबसे पहले कहाँ खोदा गया था? 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया एक राज्य है अमेरिका का। जैसे हमारे वहाँ भारत में असम एक राज्य है, वैसे ही अमेरिका में पेंसिल्वेनिया एक राज्य है। भारत में तेल के कुएं और कहाँ मतलब तेल होने की संभावना और कहाँ है? तो पहला तो हमने असम में सबसे पहले देखा ही था। कब? असम में तेल का कुआं 1867 में असम के माकुम में पहला तेल का कुआं यहाँ पता चला था और यहीं से पहले निष्कर्षण भी हुआ था। अभी भारत में तेल आपका मिलता है असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन क्षेत्र में, मतलब जहाँ गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में तेल पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण, इसे पर देखते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम के अंदर आपके डीजल, पेट्रोल सब पेट्रोलियम के अंदर आते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, ये देख लिया हम लोगों ने। अभी हम देखेंगे पेट्रोलियम का परिष्करण। तो सबसे पहले हम जानें कि पेट्रोलियम जो है, अगर आप पेट्रोलियम को देखेंगे तो ये गहरे रंग का तैलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है, जो अच्छी नहीं लगती है, अप्रिय गंध होती है। इसके विभिन्न संगठक, मतलब इसमें पेट्रोलियम जो तैलीय द्रव होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संगठक बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं? पेट्रोलियम में ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों का पेट्रोलियम जो है मिश्रण होता है। किसका? पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। और जब इनके संगठक जो होते हैं, संगठक यानी कि जो हैं, जैसे कि आपके डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, ये क्या है? संगठक हैं या प्रभाज हैं। तो पेट्रोलियम के विभिन्न प्रभाजों को पृथक करने की प्रक्रिया को कहते हैं परिष्करण। याद रखिएगा, पेट्रोलियम के विभिन्न संभागों को या फिर विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया को कहते हैं परिष्करण। और इस कार्य के लिए ये कार्य जिसमें संपादित किया जाता है उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम परिष्करणी। मतलब पेट्रोलियम परिष्करणी जो यहाँ पे आपका दिखाया गया है, इसके अंदर हम पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करते हैं। विभिन्न संगठक कौन कौन से हैं? अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ सारणी में और अच्छे से दिया है, इसको देख लेते हैं। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक कौन कौन है, याद रखिएगा इसे। पहला है आपका, जितनी भी चीज़ें हम देखिए क्या क्या चीज़ें हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड। तो सबसे पहला है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी आपको पता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये आपके सिलेंडरों में भरी जाती है जो घरों में यूज होती है। तो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है पेट्रोल। तो पेट्रोल का यूज कहाँ होता है? सबको पता है, मोटर, ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए, विलायक। कई बार आप सुनते होंगे जब आप अपने कपड़े, जो महंगे कपड़े होते हैं उनको धुलने को डालते हैं तो उनकी धुलाई जो होती है पेट्रोल से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल का यूज कहाँ होता है? आप लोग जानते हैं, स्टोव में होता है, लैंप में होता है। जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में भी इसका, मिट्टी के तेल का, केरोसिन ऑयल का यूज होता है। तो ये याद रखिएगा, जेट वायुयान में ईंधन के लिए भी इसका यूज होता है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है? भारी वाहनों में। जो भारी वाहन होते हैं, अभी हमने देखा कौन से भारी वाहन, ट्रक, जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, ये भारी वाहन के अंदर आते हैं। तो उनमें ये क्या होता है, ईंधन के रूप में यूज होता है। और विद्युत जनरेटरों के लिए भी ये ईंधन के रूप में यूज होता है। स्नेहक तेल जो होता है वो स्नेहक के रूप में यूज होता है। पैराफिन मोम जो होता है वो मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन, ये सारी चीज़ें पैराफिन मोम से बनती हैं। मतलब कॉस्मेटिक चीज़ें भी पैराफिन मोम से बनती हैं। बिटुमेन हम लोगों ने देखा था, जैसे कोल तार जब हमने देखा था कोल तार से सड़क निर्माण पहले होता था। अभी क्या हो रहा है, बिटुमेन का इस्तेमाल किया जा रहा है सड़क निर्माण में। तो बिटुमेन का सड़क निर्माण में यूज होता है और दूसरा पेंट में यूज होता है। ये एक बार रिपीट हो गया तो आप लोगों को भूलेगा नहीं, बार बार ये इस वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें आपको अपने आप तैयार हो जाएंगी। अब कुछ फैक्ट्स हैं जिनको देख लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं और इन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं। आपको पता है, अभी हमने देखा कि पेट्रोलियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनका जब निष्कर्षण किया जाता है तो इनसे अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं और इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को, पेट्रो रसायन। जहाँ ये मिलता है वो पेट्रो रसायन, और इनसे जो चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं उनको हम कहते हैं पेट्रो रसायन। और इनका उपयोग जो होता है, देखिए, अपमार्जक के रूप में रेशे, पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सब भी पेट्रोलियम के ही उप उत्पाद पेट्रो रसायन से ही मिलते हैं। पॉलीथीन, मानव निर्मित प्लास्टिक आदि औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से हमें हाइड्रोजन गैस, प्राकृतिक गैस से जो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है उसका निर्माण हम उर्वरक में भी करते हैं। तो देखिए, उर्वरक में भी इसका यूज होता है। उर्वरक भी क्या होता है आप लोग जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे काला सोना क्यों कहते हैं। सोना बहुत ही महंगी धातु है, तो इसको काला सोना कहते हैं क्योंकि इसका बहुत सारा यूज है। जैसे ये पेट्रो रसायन, इससे बहुत सारे पेट्रो रसायन निकलते हैं, पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें। अभी हम देखते हैं कि प्राकृतिक गैस क्या होता है। ये भी पेट्रोलियम का ही, पेट्रोलियम के जहाँ कुएँ खोदे जाते हैं वहीं से हमें प्राकृतिक गैस मिलती है। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया था कोयला, फिर हमने पढ़ा पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, क्योंकि ये जीवाश्म से प्राप्त होते हैं। एक किसके अवशेष से प्राप्त होता है, प्लांट के अवशेष से, दूसरा एनिमल के अवशेष से। और अभी हम प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है और इसका उपयोग पाइपों में, परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। इसका उपयोग मतलब गैसों का कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो ये परिवहन, ट्रांसपोर्ट पाइपें नीचे बिछी रहती हैं जिनके कारण गैसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर, प्राकृतिक गैस जो निकलती है उसको उच्च दाब पर बहुत ज़्यादा दाब लगा के उसको संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित करना मतलब पास लाना, ठीक है, गैसों को और पास लाना। तो उनको संपीड़ित करके क्या बनाते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आप लोगों ने सुना होगा CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होती है, ये भी एक ईंधन है, लेकिन ये क्या है, स्वच्छ ईंधन है। ये क्या है, ये एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है क्योंकि यह बहुत कम प्रदूषणकारी होता है। यहाँ देखिए, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी होता है इसलिए यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो डीजल, पेट्रोल, इन सब के विकल्प के रूप में, डीजल के विकल्प के रूप में अब क्या होता है, CNG का यूज हो रहा है, जो कि क्या है, एक प्राकृतिक गैस है जिसको बहुत ज़्यादा उच्च दाब पे। अब आपसे कोई पूछेगा कि CNG क्या है तो आप बता देंगे कि CNG क्या है, एक प्राकृतिक गैस है जिसको बहुत ज़्यादा उच्च दाब लगा के संपीड़ित करके बनाया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है और इसका उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जा रहा है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी कंट्री में जहाँ पे प्रदूषण का लेवल बहुत हाई है, जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु, इन सब में प्रदूषण का लेवल हाई है। इस वजह से यहाँ पे CNG के उपयोग को बढ़ावा दिया। अब तो हर जगह हमारे वहाँ भी CNG के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गया। ये अलग बात है कि अभी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही हैं, तो अभी क्या है, प्रदूषण का लेवल बहुत कम है और हमारा इन्वायरमेंट बहुत साफ़ हो रहा है। लेकिन इसके पहले बहुत ज़्यादा प्रदूषण था। कोविड ने थोड़ा सा मनुष्यों को तो बहुत नुकसान पहुंचाया है, मतलब इंसानों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन नेचर को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि मनुष्य घर में आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति जो होती है पाइपों के माध्यम से की जाती है, ठीक है। CNG के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो पाइपलाइन का ऐसा जाल, मतलब देखिए होता क्या है, प्राकृतिक गैस जहाँ निकलती होगी, ठीक है, वहाँ से पाइपलाइन बिछाई जाती होगी किसी शहर में, फिर वहाँ से दूसरे शहर में उसको भेजा जाता होगा। तो ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। मतलब गुजरात के बड़ौदा में और दिल्ली के कुछ अन्य भागों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। देखिए,
अभी हम लोगों ने देख लिया था कि प्राकृतिक गैस क्या है, कैसे निकलती है, और उसके बाद हमने देखा कि प्राकृतिक गैस को कैसे सीएनजी में बदला जाता है। फिर अभी हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक गैस जो होती है प्रारंभिक पदार्थ के रूप में, मतलब इसका यूज करके बहुत सारे औद्योगिक निर्माण में बहुत सारे रसायन और उर्वरक जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं, और हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ है ये याद रखिएगा। कहाँ है? त्रिपुरा में, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो आप लोग लोकेशन एक बार इंडिया के मैप पे देख लीजिएगा कि कहाँ है त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका, अगर आप पूरा भारत का नक्शा बनाएंगे तो आपका नॉर्थ में, इधर नॉर्थ ईस्ट जो है इधर त्रिपुरा होगा, नीचे त्रिपुरा, और राजस्थान आपको पता है कि इधर पश्चिम में राजस्थान, और उसके इधर थोड़ा सा महाराष्ट्र है, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा आपका यहाँ पे तमिलनाडु के पास, यहाँ पे आपको कृष्णा गोदावरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कृष्णा गोदावरी डेल्टा मिलेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? मतलब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म को प्रयोगशाला में ऐसा करके बनाया जा सकता है? तो देखिए, क्या बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनका बनना हमने देखा कि एक धीमा प्रक्रम है, इसमें हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है, और प्रयोगशाला में इतनी क्षमता नहीं है, इंसान की इतनी उम्र भी नहीं है। तो और ऐसी परिस्थितियाँ भी हम प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। अब देखिए, हम लोगों ने देख लिया कि कोयला क्या है, फिर हमने देखा पेट्रोलियम क्या है, और फिर हमने देख लिया प्राकृतिक गैस क्या है। ठीक है। और इन सारे के बाई प्रोडक्ट भी हमने देखे कि कितने सारी चीज़ें, ये कितने महत्व की, कोयला, पेट्रोलियम को क्यों काला सोना कहते हैं, और प्राकृतिक गैस से कैसे सीएनजी प्राप्त करते हैं, सीएनजी को क्यों स्वच्छ ईंधन कहते हैं। आपको पता है कोयला को जब हम जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और आपको पता है कि विश्व में ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो अगर हम CO2 के इमिशन को, यानी कि इसके निष्कर्षण को कम करें, इसके वातावरण में जाने को कम करें, तो हम क्या कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसी वजह से कोयले की जगह पे या पेट्रोल की जगह पे हम प्राकृतिक गैस के रूप में CNG का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कम प्रदूषण फैलाता है। ठीक है। तो अब इसके बारे में अब यहाँ देखते हैं, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। इस अध्याय में हमने पढ़ा था, जैसे कि जीवाश्म ईंधन जो कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है? सीमित संसाधन है। इनके बनने में हम लोगों ने देखा कि इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है, कोयला और पेट्रोलियम के बनने में, लेकिन इसका इस्तेमाल हम हर रोज़ करते हैं। आपको पता है पेट्रोल नहीं रहेगा तो क्या आप बाइक से नहीं चल पाएंगे, कार से नहीं चल पाएंगे। अगर पेट्रोलियम, अगर LPG ना हो तो प्राकृतिक गैस LPG ना हो, पेट्रोलियम ना हो तो आपके घर का खाना नहीं बनेगा, हमारे घर का खाना नहीं बनेगा। तो ये हमारे दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं, मतलब डेली हमें इसको उपभोग करना रहता है, और उसके बाद इसके संसाधन भी सीमित हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? इसके बनने में तो लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसका विकल्प खोजना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे वहाँ क्या विकल्प खोजा? सौर ऊर्जा। आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि बिजली की जगह, बिजली कैसे पानी से या तो उत्पन्न होती है या तो कोयले। हम लोगों ने देखा था तापीय संयंत्र में भी कोयले का यूज होता है, तो कोयले से ही एक तरह से बिजली भी बनती है। तो अगर हम कोयले पर निर्भरता कम कर दें बिजली के लिए, और हम सोलर पैनल से बिजली का इस्तेमाल करने लगे, तो हमारा कोयला बचेगा। तो यही सारी चीज़ें देख लेते हैं इसमें। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, और मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लगता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। मतलब अगर इनके जितने भी ज्ञात भंडार, अभी हमने देखा कि प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है, कोयला कहाँ पाया जाता है, और आपका पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, अपने देश में हमने देखा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये अभी कुछ 100 वर्ष और चलेंगे, मतलब 100-200 जो भी कितने भी 100 वर्ष और चलेंगे, लेकिन इनके बनने में कितना समय लग रहा है? लाखों वर्षों का समय लगेगा। तो 100 वर्ष अगर ये चलते हैं तो लाखों वर्ष का समय लगेगा, तो सोचिए ख़त्म ही हो जाएंगे कुछ पीढ़ियों के बाद, हमें शायद ये देखने को ना मिले। तो इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। देखा हमने कि जब कोयला जलता है या फिर कोयला जलता है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट होती है, निकलती है, और जब पेट्रोलियम जलता है तो उससे भी छोटे छोटे धूल के पार्टिकल निकलते हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे दिल्ली वगैरह में आप सुनते होंगे कि वहाँ पे फॉग बहुत नीचे, मतलब जब ठंडी होती है तो एकदम धुंध बहुत जल्दी धुंध हो जाता है, सामने की ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो ये क्या प्रदूषण के कारण ही होता है, और ये प्रदूषण कहाँ से आता है? पेट्रोलियम से ही आता है। ठीक है, ईंधन के जलने से ही ये प्रदूषण धुएं के साथ वातावरण में मिल जाता है, जिसकी वजह से धुंधलापन हो जाता है ठंडी में बहुत ज़्यादा। तो ये इन सबों के जलने से क्या होता है? वायुमंडल प्रदूषित होता है। वायु प्रदूषण का ये प्रमुख कारण है। इसका संबंध विश्व ऊष्मन से भी है। अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड सीधे इमिट होती है, जिससे विश्व ऊष्मन होता है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। ठीक है, पहले ही हमने देखा था, सबसे पहले देखा था कि जब 3 पीढ़ियों में हम किसी चीज़ को बांटते हैं तो वो कैसे धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जब बहुत ज़रूरी हो और एक तो इससे प्रदूषण भी हो रहा है, तभी हम इसका यूज करें। ऐसे व्हीकल का भी यूज करें, जैसे साइकिल देखिए, कुछ भी उसमें फ्यूल भी नहीं लग रहा है, आराम से साइकिल से जाइए, साइकिल से आइए, स्कूटी की जगह साइकिल का यूज कीजिए। तो क्या होगा? ईंधन की भी बचत होगी, साथ साथ हम पर्यावरण को साफ करने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर होगा, विश्व ऊष्मन का खतरा कम होगा, ईंधनों की उपलब्धता भी लंबे समय तक रहेगी। देखिए कितने फायदे हैं। अब देखिए, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये सलाह देती है कि जब गाड़ी आप चलाते हैं तो किस प्रकार पेट्रोल और डीजल को बचाएं। तो ये आप लोग जान लीजिए, अगर आपके घर में मम्मी पापा गाड़ी चलाते हैं तो उनको सजेस्ट करिएगा कि कैसे आप डीजल को बचाएं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो नहीं पढ़े हों या फिर पढ़े हों तो भूल गए हों। तो आपका काम है कि आप एक जागरूक नागरिक की तरह अपने मम्मी पापा को ये समझाएंगे कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी सामान और मध्यम गति से चलाइए। इससे क्या होता है? पेट्रोलियम की बचत होती है। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो वहाँ गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, तो थोड़ा सा डीजल बचेगा। टायरों का दाब सही रखिए, मतलब टायरों में दबाव सही रहना चाहिए, इससे भी ईंधन की बचत होती है। गाड़ी का नियमित रख रखाव, मतलब गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, नियमित रख रखाव उसका सुनिश्चित कीजिए। ये 4 चीज़ें करके हम पेट्रोलियम और डीजल को बचा सकते हैं, पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। आप देखते होंगे कि कई बार होता है कि कुछ लोग गाड़ियाँ चलाते हैं और इतना प्रदूषण लेवल उसका हाई रहता है, तो पेट्रोल भी उनकी गाड़ी ज़्यादा खाती है और ध्वनि प्रदूषण भी करता है, तो प्रदूषण ही प्रदूषण। तो ये सारी चीज़ें करके हम प्रदूषण को भी रोक सकते हैं और पेट्रोल डीजल को भी बचा सकते हैं। ऐसा कौन सलाह देता है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है आज। तो इसमें कुछ शब्द हैं जो आप लोग लिखेंगे। प्रमुख शब्द: कोयला क्या है, प्राकृतिक कोयला गैस क्या है, कोल तार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम परिष्करणी। इन सब को आप कॉपी में लिखेंगे। अगर आपने कॉपी में अपना नोट्स बना लिया है तो एक अलग पेज पे लिख के उस चैप्टर के पास चिपका देंगे। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताएंगे कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।